अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत खुदावंद करीम से नेक मतलूब चाहते हैं। आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल पर, जो कि आखिर में हम आपसे डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम ईरान और अमेरिका और इसराइल के दरमियान जो जंग हो रही है, इस पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वक़्त जो कल रात गुज़री है मशरिक़-ए-वुस्ता में, ख़ास तौर पर इसराइल के अंदर, वो रात उनके लिए किसी क़यामत से कम नहीं थी। क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ कि तल अवीव से लेके बैतुश-शम्स तक और यरूशलेम से लेके हिफ़ा तक, ये तमाम इलाके जो इसराइल के थे वो लरज़ उठे थे। क्योंकि ईरान ने मुसलसल इन पर मिसाइल दागे, और इतने मिसाइल दागे हैं कि वहाँ पर तबाही फैल गई है। जो ड्रोन फुटेजेज़ इस वक़्त आ रही हैं इसराइल से, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहाँ पर इतनी तबाही फैल चुकी है, जो कि अदद-ओ-शुमार खुद दे रहे हैं इसराइली, वो दे रहे हैं कि 200 इमारतें इससे हिट हुई हैं रात के हमले से। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 200 इमारतें हिट हुई हैं, तो इसे हमें ईरान ने इनके ऊपर कितने बड़े मिसाइल हमले किए हैं। इसके अलावा इत्तलात ये भी थी कि जो नेतन्याहू हैं वज़ीर-ए-आज़म इसराइल के, उनके घर के ऊपर भी हमला किया गया था। उसमें वो बच निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी उनको अभी तक खतरा महसूस हो रहा है। वो इस वक़्त बंकर में चले गए हैं और महफूज़ मकाम पर चले गए हैं। उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि जब उससे सवाल किया गया ये नेतन्याहू से, क्या इस जंग से वो बैक हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हम हमले जारी रखेंगे। लेकिन उधर दूसरी तरफ से द अटलांटिक न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए सदर ट्रंप ने कहा है कि हम ईरान के साथ, ईरान की जो नई क़यादत है वो ये चाहती है कि हम उनके साथ मुज़ाकरात करें, और हम भी इसके लिए जो है ना वो तैयार हैं कि मुज़ाकरात हों। लेकिन इसके जवाब में अली लाराजानी, जो कि सिक्योरिटी चीफ़ है ईरान के, उसने इस तमाम तर दावों को रद्द कर दिया है कि अब ईरान का जो है वो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करेगा। उन्होंने ये कहा कि जब हम मुज़ाकरात कर रहे थे, सफ़ारती चैनल इस्तेमाल कर रहे थे, हमें जून 2025 में भी इसी तरह का धोखा दिया गया, और अब की बार भी हमें इसी तरह का धोखा दिया गया कि हम मुज़ाकरात में मसरूफ़ थे और हमारे ऊपर हमला किया गया। इसके अलावा जो अब्बास अराग़ची है, जो वज़ीर ख़ारजा है ईरान के, उन्होंने भी इस तमाम तर दावों को रद्द कर दिया कि ईरान अब मुज़ाकरात में जा रहा है। क्योंकि ईरान इस वक़्त फुल फ्लेज वार में दाख़िल हो चुका है। जिस तरह के जवाबात दे रहे हैं, ईरान ने हमले किए हैं मशरिक़-ए-वुस्ता में, जितने भी अमेरिकी टारगेट्स हैं उनको हिट किया। अभी थोड़ी देर पहले ही एक खबर आई है कि वहाँ रियाज़ में अमेरिकी सफारत खाने के ऊपर 2 ड्रोन से हमला किया गया, जो कि हमले में सफारत खाने को शदीद नुकसान पहुँचाए। अमेरिकी सदर ने इसके जवाब में, जो कि वाशिंगटन में एक ऑफ़िशियल तकरीब में शामिल थे, वहाँ उसको छोड़कर वापस अपने दफ़्तर पहुँचे, और उन्होंने वहाँ से एक बयान जारी किया और कहा कि हम रियाज़ में होने वाले अमेरिकी सफारत खाने पर हमले की जवाब जल्द अज़ जल्द देंगे। आपको एक और चीज़ भी बताता चलूँ कि अमेरिका ने अपने तमाम तर शहरी, जो उसके मशरिक़-ए-वुस्ता के मुख्तलिफ़ इलाकों में रहते हैं, उनको हिदायत दी है कि वो किसी भी सूरत, किसी भी हाल में जो है मशरिक़-ए-वुस्ता छोड़कर अमेरिका लौट जाएँ, और उनके लिए इससे चार्टर तैयारी करवानी पड़े या कोई और सोर्स इस्तेमाल करना पड़े। उनको एक नंबर दिए गए हैं ताकि वो अमेरिकी फ़ौज और अमेरिकी सफ़ारत खानों से राब्ता करें, और उनका इनख़ला यकीनी बनाया जा सके। जिस तरह के जवाब ईरान इस वक़्त दे रहा है, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस सूरत-ए-हाल में कि ईरान के ऊपर कोई मज़ीद हमले भी हो सकते हैं। जो ख़बर रसां इदारे हैं या जो सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, इस जंग को करीब से देख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि लीथल हमला अमेरिका की तरफ से हो सकता है, या ईरान के ऊपर इसराइल की तरफ से कोई टैक्टिकल वेपन्स यूज़ हो सकता है, जिसको आम ज़बान में छोटे हथियार, छोटे न्यूक्लियर हथियार कहा जाता है। अल्लाह पाक रहम फरमाए, क्योंकि ये न्यूक्लियर जंग छिड़ गई तो इसको रोकना नामुमकिन होगा। अमेरिकी सदर से जब एक न्यूज़ एजेंसी से जो न्यूज़ नेशन है उनसे बात करते, उसने कहा कि अमेरिका कभी भी अपनी फ़ौज जो है ईरान के अंदर नहीं उतारेगी। जेडी वेंस, जो कि नायब सदर हैं, उन्होंने भी फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम नहीं चाहेंगे कि जो है ना अमेरिका ये जंग इराक और अफ़गानिस्तान की तरह तवील अरसे तक लड़े। हम अपने मकासद हासिल करेंगे और चले जाएँगे। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका किस तरह बैकफुट पे जा रहा है। एक न्यूज़ एजेंसी है इसराइल की, उसने आपकी तज्ज़ियाती रिपोर्ट शाया की है, उस न्यूज़ एजेंसी का नाम है वायनेट। वो
वो उसने एक तज्ज़ियाती रिपोर्ट जो है ना शाया की, उसमें उसने कहा ये है कि तेल अवीव ने वाशिंगटन को ये यकीन दिला दिया था, यानी कि इसराइल ने अमेरिका को यकीन दिला दिया था कि अगर हमने जो है सैयद अली ख़ामनाई को कत्ल कर दिया या उनको शहीद कर दिया, उसके बाद जो है ना वहाँ पर ईरान में बगावत फूट पड़ेगी और लोग इक़्तिदार पर काबिज़ हो जाएँगे, क्योंकि इस ईरानी हुकूमत पहले ही कमज़ोर है। अगर हमने इनको ये झटका दे दिया, इनका ताकत का महवर हमने ख़त्म कर दिया, तो उसके बाद हम ईरान के ऊपर कब्ज़ा कर सकते हैं और यहाँ ईरान में रजीम चेंज हो सकता है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जब जंग शुरू हुई थी तो रज़ा शाह पहलवी के जो बेटे हैं, वो ये कह रहे थे कि हम जश्न के साथ ईरान में दाखिल होंगे, लेकिन उन पिछले 2 दिनों से उनका कोई जो है ना वो बयान सामने नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि जो उनकी ख़्वाहिशें थी, वो ही दिल में रह गई हैं। अब ईरान के जवाब के बाद, जब जेडी वेंस के इंटरव्यू के बाद सदर ट्रंप के मुत्तहद टेलीफ़ोनिक राब्ते जो अ, सा स न्यूज़ एजेंसीज़ के साथ उन्होंने मुख्तसर से इंटरव्यू जो टेलीफ़ोन के ज़रिए दे रहे हैं, वो आप देखेंगे कि वहाँ पर उन्होंने बार-बार इस बात को किया है कि हम ये जंग तवील नहीं लड़ेंगे। पहले उन्होंने 1 हफ़्ते का कहा, पहले 5 दिन, फिर 1 हफ़्ते, अब 4 से 5 भी हफ़्तों का वो बार-बार कह रहे हैं कि ये जंग ख़त्म हो जाएगी और हमारा मकसद, उनका पहला मकसद जो उन्होंने पहली तकरीर जो टेलीप्रॉम्प्टर के ज़रिए दी थी, उन्होंने कहा था कि हम नहीं चाहते कि जो ईरान है उसके पास न्यूक्लियर हथियार हों, हम उन न्यूक्लियर हथियारों को ख़त्म करके जंग बंद कर देंगे। लेकिन जब कल उनसे उनके दफ्तर में सहाफ़ियों ने सवालात किए, तो उन्होंने ये कहा कि हमारा मकसद ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स ख़त्म करना, हमारा मकसद वहाँ के रजीम चेंज करना, हमारा मकसद उनके जो मिसाइल सिस्टम है उसको ख़त्म करना, वहाँ उनका मकसद ये है कि वो उनकी नेवी को ख़त्म करना, जो कि इस वक़्त स्टेट ऑफ हॉर्मज़ में जो है ना वो कब्ज़ा जमाए बैठी है, उसको ख़त्म करना है। आपको एक और चीज़ भी बताता चलूँ कि इस वक़्त जहाँ पर यानी स्टेट ऑफ हॉर्मस में से जो तेल की गुज़रगाहें हैं, जहाँ से इस खित्ते की तकरीबन 90% जो तिजारत है वो तेल की यहीं से होती है, तवानाई की यहीं से होती है, वो बंद हो चुका है। एक तो ये झटका है कि ये बे स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद है, ईरान की तरफ से बार-बार अनाउंसमेंट की जा रही है कि अगर कोई भी जहाज़ स्टेट ऑफ हॉर्मस की तरफ आया, तो हम उसको आग लगा देंगे, उसको तबाह कर देंगे। इसके बावजूद भी जो है ना कुछ जहाज़ वहाँ से दाखिल होने में कामयाब हो गए थे, लेकिन उनको तंबीह देकर ईरान की तरफ से छोड़ दिया गया, जो कि वहाँ पर नेवी उनकी तैनात है। कल सुबह खबर आ रही थी कि ईरान के जो जहाज़ थे उनके ऊपर शदीद हमले किए गए, अमेरिका की तरफ से जो बहरी जहाज़ थे उनमें से काफ़ी जहाज़ों को नुकसान पहुँचा है। लेकिन ईरान ने इन हमलों की तरदीद किया और उन्होंने कहा कि अभी भी स्ट्रेट ऑफ हार्मस पर उनकी कब्ज़ा है और कोई भी जहाज़ वहाँ से नकल हरकत नहीं कर सकता है। कल आपने खबर सुनी होगी कि अरामको की जो ऑयल रिफाइनरी है, जो कि सऊदी अरब में वाक़या है, वहाँ पर ड्रोन हमला किया गया और वहाँ पर आग भड़क उठी और उस आग पे दो बाद में काबू भी पा लिया गया। लेकिन सऊदी अरब की जो तवानाई की वज़ारत है, उसने ऐलान किया कि वो फ़िलहाल आर्ज़ी तौर पर इस रिफाइनरी को बंद कर रही है। इसका मतलब है कि जहाँ से 5.5 लाख बैरल तेल और योमिया की पैदावार होती थी, वो इस वक़्त बंद हो चुकी है। इसके अलावा कतर ने गैस की पैदावार, जो कि एलएनजी की गैस, जो कि यूरोप का उसका बहुत बड़ा गाहक था, यानी यूरोप जो है वो एलएनजी का सबसे बड़ा गाहक कतर का था, उसने अपनी एलएनजी यानी गैस की पैदावार बंद कर दी है। पाकिस्तान की भी 99% गैस जो है कतर से आती है। पाकिस्तान में भी तवानाई का बहरान आने का खतरा है। ओवरऑल ये जंग ओवरऑल ये जंग इस वक़्त इस निच पर पहुँच चुकी है कि ईरान इस पूरी खित्ते को तो छोड़ दें, इस पूरी दुनिया को इस वक़्त अपनी इस जंग में लपेट रखा है। तवानाई के बहरान अगर जन्म लेगा तो इससे यूरोप हिल कर रह जाएगा। आपको एक और चीज़ बताऊँ कि जब बरतानिया ने ऐलान किया कि हम अपने हवाई अड्डे जो है वो अमेरिका को इस्तेमाल करने के देंगे, लेकिन ये बरतानिया इस जंग में शामिल नहीं होगा। उसके बाद जो कब्रस में उनका हवाई अड्डा है बरतानिया का, उसके ऊपर ड्रोन हमले किए गए, जिससे के बाद बैक पे चले गए जो वज़ीर-ए-आज़म थे इसके बरतानिया के, उन्होंने ऐलान किया कि हम जंग में शामिल नहीं हैं और ना ही हम अमेरिका की मदद कर रहे हैं। इससे पहले ये खबर आ चुकी थी कि फ्रांस के सदर ने तैयारा बरदार जहाज़, जिसमें राफ़ेल तैयारे शामिल थे, वो जो है ख़लीज फ़ारिस की तरफ बढ़ रहे थे। मगर जब उन्होंने ये देखा कि इस वक़्त अमेरिका और इसराइल एक घातक हमले की ज़द में हैं ईरान की, तो उसके बाद उन्होंने उस जहाज़, जो तैयारा बरदार जहाज़ था, जो ख़लीज फ़ारिस की तरफ रवाना था, उसको वापस फ्रांस की तरफ मोड़ दिया है।
तमाम तर सूरत-ए-हाल ये है कि पूरी दुनिया इस वक़्त जो इसकी मईशत है उसको ईरान ने हिला कर रख दिया है और मशरिक़ वुस्ता को उसके मिज़ाइलों ने हिला कर रख दिया है। ये सबसे बड़ी बात अगर आपको मैं खबर देता हुआ चलूँ तो इस वक़्त ये मुकाबला चल रहा है कि दुनिया के जितने भी तज्ज़ियाकार हैं या जितने भी जो आप समझ लें कि जो दिफ़ाई तज्ज़ियाकार हैं और वो ये तज्ज़िया कर रहे हैं कि अगर ईरान के पास मिज़ाइल ख़त्म हो गए तो ईरान जंग हार जाएगा। अगर इंटरसेप्टर जो कि ईरानी मिज़ाइलों को रोक रहे हैं, वो ख़त्म हो गए तो ईरान के पास जितने भी मिज़ाइल होंगे वो तबाहकुन होंगे और ये ख़ित्ता पूरा लर्ज़ उठेगा। इस वक़्त इंटरसेप्टरों की जो मिज़ाइलों को रोक रहे होते हैं, वो मिज़ाइल इस वक़्त उनकी कमी का शिकार हैं। मशरिक़ वुस्ता के अरब ममालिक भी, इसराइल भी और इसके अलावा जो अमेरिकी जो ब ब ब हवाई अड्डे हैं और बहरी बेड़े हैं, उनके ऊपर भी इंटरसेप्टर्स की कमी है। और जो पैदावारी सनत है इस इंटरसेप्टर की, उन्होंने ये कहा है कि जिस हिसाब से इंटरसेप्टर यूज़ हो रहे हैं, उस हिसाब से है पैदा यानी उनकी बनाया नहीं जा रहा है। इस वक़्त ये सूरत-ए-हाल है कि एक अगर मिसाइल ईरान का जाता है, तो उसको रोकने के लिए कम से कम 7 से 8 इंटरसेप्टर जो है वो इस्तेमाल होते हैं। ईरानी मिसाइल के लिए कम कीमत की लागत का कहा जाता है कि ये तकरीबन $10,000 का बनता है एक मिसाइल जो ईरान इस वक़्त अरब मुल्कों पर, इसराइल पर और अमेरिकी अहदाफ पर फेंक रहा है। लेकिन इसके बरक्स जो 1-1 डेढ़ डेढ़ लाख डॉलर के इंटरसेप्टर यूज़ होते हैं, अगर एक मिसाइल गया तो वहाँ से 25 से 30 लाख डॉलर का नुकसान हो जाता है उन ममालिक पर जिन पर ये इस वक़्त ईरान हमला कर रहा है। आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि इस वक़्त तेल का बहरान जो है ना वो शद्दत अख्तियार करता जा रहा है क्योंकि इस खित्ते की एशिया की जितनी भी तिजारत होती है वो इस वक़्त इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से होती है। एक और मैं आपको चीज़ बताता चलूँ कि पाकिस्तान इस जंग में शामिल नहीं है क्योंकि इस खित्ते में जितने भी ममालिक इस वक़्त वाक़या हैं 17 इस्लामी ममालिक के अलावा इसराइल और अमेरिका इस जंग में शामिल है। लेकिन पाकिस्तान इस वक़्त इस जंग में शामिल नहीं है और पाकिस्तान इस जंग को एनालाइज़ कर रहा है। पाकिस्तान अपनी जंग जो दहशतगर्दी के खिलाफ है वो इस वक़्त जारी रखे हुए हैं और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अपने टारगेटेड ऑपरेशन कर रहे हैं। कल खबर आ रही थी कि पाकिस्तान के एक सिक्योरिटी के सीनियर तरीन जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने सहाफ़ियों के साथ इस्लामाबाद में मुलाकात की। वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर ब्रीफ़िंग भी दी और उनको ये भी बताया कि पाकिस्तान महफ़ूज़ हाथों में है और पाकिस्तान इस वक़्त जो अपनी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है अफ़गानिस्तान में वो जारी रखे हुए है और टारगेटेड ऑपरेशन कर रहे हैं। उनसे वहाँ सवाल हुआ कि क्या वो जो उनकी क़यादत है उनको निशाना बनाया जा रहा है? उनका जब उनसे सवाल हुआ कि वो जो अफ़गान क़यादत है यानी जो तालिबान क़यादत है, क्या उनको निशाना बनाया जा रहा है? तो उनकी तरफ से ये जवाब था कि उनको निशाना नहीं बनाया जा रहा है। पाकिस्तान हमेशा जो है ना वो किसी रजीम चेंज ऑपरेशन को जो है ना वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, ना ही पाकिस्तान चाहता है कि वहाँ पर कोई रजीम चेंज हो। पाकिस्तान सिर्फ़ ये चाहता है कि जो तालिबान की अबूरी हुकूमत है वो सिर्फ़ इतना कर दे कि जितने भी दहशतगर्द हैं उनको अपने मुल्क से निकाल दे और लिख कर दे दे कि उनकी सरज़मीन कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ या किसी भी और मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। ये था इसके अलावा उनसे ये सवाल किया गया कि क्या जो खबरें इस वक़्त मुख्तलिफ़ तज्ज़ियाकार कर रहे हैं कि पाकिस्तान की अगली बारी है, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर जो मुल्क है, एटमी मुल्क है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास अच्छी एक वेल प्रिपेयर्ड जो है फ़ौज है। इसके अलावा पाकिस्तान की सफ़ारतकारी अच्छी है। पाकिस्तान इस वक़्त पूरी दुनिया में ताल्लुकात अच्छे हैं। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में अच्छी पोज़ीशन पर काम कर रहा है। पाकिस्तान इस वक़्त अमन फ़ौजें हैं जितनी भी अक़वाम मुत्तहिदा की उसमें शामिल हैं। तो पाकिस्तान ओवरऑल इस वक़्त इस सूरत-ए-हाल में कि इस जंग से दूर भी है और इस जंग को करीब से एनालाइज़ भी कर रहा है। अब तक मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि अरब मुल्कों के इस वक़्त सब्र की दाद देनी चाहिए कि उन्होंने जवाब में अमेरिका और इसराइल की मदद करने के लिए नहीं उतरे हैं क्योंकि जितने तेज़ी के साथ हमले ईरान अरब मुल्कों पर कर रहा है, उस तेज़ी के साथ अमेरिका और इसराइल तो जवाब दे रहे हैं, लेकिन इस तेज़ी के साथ जो है वो अरब मुल्क इस वक़्त इस जंग में शामिल नहीं हुए और ना ही मुझे लगता है कि अरब इस जंग में शामिल होंगे। क्योंकि जो रिफाइनरी का अटैक हुआ था, उस पे कहा मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि वो ईरान ने उसकी तरदीद की थी कि उसने इस पर हमला किया है रिफाइनरी के ऊपर। जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि वहाँ से इसराइल की तरफ से एक हमला किया गया था और वहाँ पर जो इसराइली मोसाद के फुट वहाँ पर जो एजेंट थे, वहाँ वो पकड़े गए हैं और उन्होंने इसको सऊदी अरब ने इसके बावजूद भी सब्र का जो है ना दामन नहीं छोड़ा। उसने कोई जवाबी हमला ईरान की तरफ या
کسی اور جگہ پر نہیں کیا ہے۔ اسی لفظوں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ سے مزید اپڈیٹ آپ کو دیتا رہوں گا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، شیئر نہیں کیا، لائک نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔